हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल मेरी स्टडी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर करते रहें। देखिए, हम बेहतर तरीके से आप तक कंटेंट पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, पर आपको भी नोट्स बनाते रहना है और जो तथ्य मैं आपको बताती हूँ उन्हें रिपीट करते रहना है, ताकि जब बार बार आप उन्हें रिवाइज करेंगे तो वो चीजें आपके दिमाग में स्थिर हो जाएंगी और आपको याद रहेंगी। इतिहास लोगों को कठिन क्यों लगता है? क्योंकि लोग उन तथ्यों को बार बार पढ़ते ही नहीं है। यदि आप उन तथ्यों को बार बार पढ़ेंगे, बार बार उन्हें कोरिलेट करेंगे, तो वो घटनाएं आपके दिमाग में एज इट इज एक इमेज बनाकर पढ़िए कि युद्ध हुआ था दो राजाओं के बीच में, कैसे युद्ध हुआ होगा। ऐसी जब आप इमेज क्रिएट करके अपने दिमाग में तब उन तथ्यों को याद करेंगे तो वो तथ्य आपके दिमाग में स्थिर हो जाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना, जो हम देखते हैं उसे हम बेहतर याद करते हैं, जो हम सुनते हैं उसे थोड़ा कम याद कर पाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं, लिखा हुआ देख रहे हैं, तो जब लिखा हुआ आपके सामने है ये सारे तथ्य, तो आपको इन्हें याद करने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। पर आपको भी बार बार रिवाइज करते रहना है। बिना रिवाइज किए तो आप अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं भी भूल जाते हैं। तो उन्हें आप याद करते हैं ना कि बचपन में हम ऐसा भी करते थे, किसी दिन सारी फैमिली साथ में बैठ के बचपन की बातों को याद करते हैं, तभी तो आपको वो चीजें आज भी याद है ना। इसी तरीके से आपको इन तथ्यों को भी याद रखना है। तो जो वीडियो मैंने लास्ट बनाया था उसमें मैंने गुप्त काल की जो स्थितियां थी, जैसे कि सामाजिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति, उसके साथ साथ में मूर्ति कला, इन सब पर चर्चा की थी। परंतु गुप्त साम्राज्य के समाप्त होने के बाद और जो हर्ष का शासन काल था उसके उदय होने से पहले उस मध्य में कुछ राजाओं ने शासन किया। क्योंकि जो सामंतवादी व्यवस्था थी वो उभर कर आई गुप्त वंश के पतन के बाद। गुप्त वंश का पतन स्कंद गुप्त का जब मृत्यु हुई, स्कंद गुप्त की मृत्यु के बाद 100 वर्षों के बाद तक गुप्त साम्राज्य बना रहा। परंतु धीरे 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 उस स्वतंत्र लोगों ने अपने स्वतंत्र राज्य को बना लिया, स्थापित कर लिया, स्वतंत्रता घोषित कर दी। तो ऐसी परिस्थिति में वही स्वतंत्र शासक जब गुप्त साम्राज्य का पूर्णतः पतन हो गया तो उभर कर आए और उन्होंने शासन किया। तो गुप्त साम्राज्य के पतन के समय से लेकर हर्ष काल के उदय होने तक उत्तर भारत में कुछ नवीन वंशों का उदय हुआ, कुछ नए नए वंश उभर कर हमारे सामने आए। और इसमें ये नए वंश थे कौन कौन से? तो ये नए वंश थे मगध के उपगुप्त। ये गुप्त नहीं थे, ये मगध के उपगुप्त इन्हें बोला जाता है, ताकि ये गुप्त से अलग अलग प्रतीत हो। और फिर बल्लभी के मैत्रक, कन्नौज के मौखरी, पुष्यगुप्त स्थानेश्वर के, पुष्यभूति स्थानेश्वर के, और हूणों ने भी, हूण स्कंदगुप्त के समय में जब आए थे उन्होंने आक्रमण किया था। परंतु स्कंदगुप्त ने उन्हें इस प्रकार पराजित किया कि स्कंदगुप्त की मृत्यु जब तक नहीं हुई तब तक हूणों ने पलटकर गुप्त साम्राज्य की तरफ नहीं देखा। परंतु जैसे ही उसने देखा शासक कमजोर हो रहे हैं तो हूणों ने भी आक्रमण किया। फिर बंगाल के गौड़, इन लोगों ने जो साम्राज्य गुप्त साम्राज्य था उस पर शासन किया। किसके बाद? गुप्त वंश के पतन के बाद और हर्षवर्धन के उदय होने से पहले। अब देखते हैं और क्या क्या। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बल्लवी के मैत्रक वंश। बल्लवी का मैत्रक वंश, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके संस्थापक भट्टार्क को माना जाता है। जो पल्लवी के मैत्रक थे इनका जो संस्थापक है भट्टार्क को माना जाता है। और ये गुप्त काल में सैनिक पदाधिकारी था। देखिए, गुप्त काल में ही ये कार्य करते थे। गुप्त साम्राज्य जो चल रहा था उन्हीं के समय में, उन्हीं के अंतर्गत ये कार्य करते थे एक सैनिक पदाधिकारी के रूप में। परंतु जब इन्होंने देखा राजा शक्तिशाली नहीं है तो स्वयं की स्वतंत्रता घोषित कर दी और स्वयं राजा बन गया और मैत्रक वंश की स्थापना कर दी। सौराष्ट्र क्षेत्र की बात करें तो इसकी राजधानी, ये सौराष्ट्र क्षेत्र में फैला हुआ था, राजधानी बल्लभी, राजधानी इनकी बल्लभी थी। भट्टार्क के बाद धरसेन, उसके बाद द्रोण सिंह, उसके बाद ध्रुवसेन, ये क्रम था। इन्होंने इसी प्रकार क्रम से ये शासक थे हुए मैत्रक वंश के जिन्होंने शासन किया था। और कहते हैं कि ये जो मैत्रक वंश के लोग थे ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, अर्थात महात्मा बुद्ध को मानते थे, महात्मा बुद्ध को मानते थे। और बल्लभी के, जब बल्लभी उस समय शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र बन गया था, लोग वहां से शिक्षा का आदान प्रदान करते थे। और वहां पर एक पल्लवी विश्वविद्यालय के बारे में हमें
ज्ञात होता है। इसके बाद कहते हैं कि इसी जो बल्लवी के मैत्रक वंश के बारे में हमें पता चलता है कि बल्लवी विश्वविद्यालय की प्रशंसा इत्सिंग एक चीनी यात्री था जो 671 ईस्वी में भारत की यात्रा पर रहा था। तो इसने इस बल्लवी विश्वविद्यालय की प्रशंसा की थी। तो उस समय बल्लवी शिक्षा का केंद्र था और बल्लवी की प्रशंसा किसने की थी? तो इत्सिंग ने इसकी प्रशंसा की थी, जो कि एक चीनी यात्री था। अब चलते हैं पंजाब के हूणों की तरफ। तो पंजाब के हूणों ने शासन किया, ऐसा हमें याद होता है। तो मध्य एशिया की जाति थी ये, जो बर्बर इनको बोला जाता था। हूण कहाँ से आए थे? हूण मध्य एशिया से आए थे। इन्होंने पहले जो सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे राजा थे उनको हराया और उसके बाद इन्होंने जो खैबर दर्रा था, खैबर दर्रा हिंदू कुश के मार्ग से इन्होंने भारत में प्रवेश किया, अर्थात हूणों ने। और फिर इन्होंने धीरे धीरे साम्राज्य अपना विस्तार करते गए और इसके बाद एक परिस्थिति ऐसी आई जब इन्होंने गुप्त साम्राज्य पर भी आक्रमण किया। तो ये मध्य एशिया की जाति थी, इनको बर्बर बोला जाता था। और हूणों ने सबसे पहले स्कंदगुप्त के समय में आक्रमण किया था, परंतु स्कंदगुप्त एक महाप्रभावशाली और शक्तिशाली राजा था जिसने इन हूणों को करारी मात दी थी और परास्त किया था। ऐसी परिस्थिति में हूणों ने 50 वर्षों तक, कहते 50 वर्षों तक जो गुप्त साम्राज्य था उसकी तरफ पलट कर नहीं देखा, इतनी बुरी तरह इनको परास्त किया था। तो फिर इसके बाद हमें पता चलता है कि मध्य भारत से प्राप्त एरण स्थान से तोरमाड़ का लेख हमें प्राप्त हुआ है। ये तोरमाड़ कौन था? ये तोरमान जो है ये हूण वंश का राजा हुआ है और इससे हमें पता चलता है कि तोरमाड़ का सामंत धन्य विष्णु था। तोरमाड़ का सामंत धन्य विष्णु था और इसी तोरमाड़ ने स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद, स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद गंगा घाटी पर अधिकार कर लिया। जो मैंने गंगा और यमुना का क्षेत्र दिखाया था गुप्त साम्राज्य के मैप में, उस क्षेत्र पर इसने तोरमाड़ ने, हूण वंश का राजा था, इसने आक्रमण करके अधिकार कर लिया था। इसके बाद आगे देखते हैं कि जैन ग्रंथ कुवलय माला से पता चला कि राजधानी इनकी पवैया में थी। और ये पवैया पता है कहां पर स्थित था? राजधानी इनकी पवैया में थी और पवैया चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित था। चंद्रभागा से तात्पर्य चिनाब नदी से है। चिनाब नदी के तट पर ये स्थित था और तोरमाड़ ने पवैया, साकल अर्थात सियालकोट जो कि पाकिस्तान में स्थित है, एरण, मालवा पर आधिपत्य किया था। इन क्षेत्रों पर तोरमाड़ ने, ये हूण वंश का राजा था और इसने इन क्षेत्रों पर अधिकार किया था। तोरमाड़ के बाद उसका जो पुत्र था मिहिरकुल इसका पुत्र था और ये राजा बनता है। मिहिरकुल जब राजा बना तो ऐसा इतिहासकारों के माध्यम से पता चला कि ये अत्यंत क्रूर और अत्याचारी प्रकृति का राजा था। तो जब एक ऐसा राजा सभी के समक्ष आएगा तो जनता उससे खुश नहीं रहेगी। तो ये एक क्रूर और अत्याचारी राजा था और ग्वालियर के लेख से इसके बारे में पता चलता है कि ये पृथ्वी का स्वामी, इसको पृथ्वी का स्वामी ग्वालियर लेख में कहा गया। मिहिरकुल शैव मतानुयायी था। इनके जो पिता थे तोरमाड़, उनके बारे में तो नहीं पता चला कि किस धर्म को मानते थे, परंतु इसके जो धर्म का पता चला है कि ये शैव मतानुयायी था, अर्थात शिव का उपासक था। कल्हड़ रचित राजतरंगिणी जो राजतरंगिणी पुस्तक है, इसमें कश्मीर का इतिहास का वर्णन किया गया है, वो भी किसके द्वारा? कल्हड़ के द्वारा किया गया है। तो इस राजतरंगिणी से हमें पता चलता है कि श्रीनगर में इसने अर्थात मिहिरकुल ने एक शिव मंदिर बनवाया था। कहां पर? श्रीनगर में एक शिव मंदिर बनवाया था। और कहते हैं कि इसकी जब मृत्यु हुई, मिहिरकुल की मृत्यु हुई, उसके बाद हूणों की शक्ति क्षीर्ण हो गई, अर्थात समाप्त हो गई। उसके बाद कोई शक्तिशाली राजा नहीं रहा होगा, तो इनकी शक्ति यहाँ पर समाप्त हो गई। आगे देखते हैं मालवा का यशोधर्मन, इन्होंने भी शासन किया था। तो मंदसौर प्रशस्ति, अच्छा प्रशस्ति का अर्थ जानना बहुत जरूरी है। प्रशस्ति से क्या तात्पर्य होता है? प्रशस्ति एक ऐसा लेख होता है जिसमें उस राजा की प्रशंसा से संबंधित शब्द लिखे जाते हैं। इसी राजा से संबंधित प्रशंसा उसकी की जाती है, उसको प्रशस्ति कहते हैं। तो प्रशस्ति, मंदसौर की प्रशस्ति में यशोधर्मन को उत्तर
भारत का चक्रवर्ती शासक कहा गया है। जब प्रशस्ति लिखी गई है अर्थात प्रशंसा ही की गई है, तो वहां यशोधर्मन को उत्तर भारत का, कहाँ का, उत्तर भारत का चक्रवर्ती शासक बताया गया है। यशोधर्मन ने 530 ईस्वी में हूण राजा तोरमाड़ को हराया था। अब यशोधर्मन ने तोरमाड़ को हरा दिया, और ये वही तोरमाड़ है जिसने स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद गंगा घाटी के क्षेत्र पर अधिकार किया था। तो इस तोरमाड़ को किसने हराया था? यशोधर्मन ने हराया था। और 335 ईस्वी में यशोधर्मन का शासन समाप्त हो गया। तो इनका जो शासन था, उत्तर में हिमालय तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक, पश्चिम में समुद्र, समुद्र से तात्पर्य फिर अर्थात गुजरात तक लगता होगा, और फिर दक्षिण में महेंद्र पर्वत तक। तो काफी बड़े साम्राज्य पर इसने आधिपत्य स्थापित कर रखा था, मालवा के यशोधर्मन ने। तो इसके बारे में हमें इतिहासकारों के माध्यम से, मंदसौर प्रशस्ति से ज्ञात होता है। आगे देखते हैं, मगध व मालवा के उत्तर गुप्त। मगध व मालवा के उत्तर गुप्त, इतने इंटरेस्टिंग आज आपको राजा पढ़ने को मिलेंगे जो शायद लोग एक या दो पंक्तियों में कि चलो जल्दी जल्दी निपटाओ, जबकि यही इतिहासकार आपको इतने सारे वर्णन दे रहे हैं और यहीं पर एग्जामिनर लाकर आपको फंसा सकता है, तो उसे छोड़ देते हैं। मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपको ये आपका फर्ज बनता है कि आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोग इस कंटेंट से जुड़ सकें। तो मगध व मालवा के उत्तर गुप्त 2 शताब्दियों तक शासन के इनके प्रमाण मिले हैं कि एक इतना महान शासक इसमें हुए कि इन्होंने 2 शताब्दियों तक शासन किया। संस्थापक इसका कृष्णगुप्त को बताया जाता है। मालवा व मगध के उत्तर गुप्त, इनका संस्थापक कौन है? इनका संस्थापक उत्तर गुप्त है, और ये गुप्त वंश से अलग शासन थे। मतलब इनका शासन गुप्त वंश से अलग चलता था, तो उत्तर गुप्त इन्हें इसीलिए अलग करने के लिए उत्तर गुप्त बोला गया। इसमें हर्ष गुप्त, जीवित गुप्त, कुमार गुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, माधव गुप्त और आदित्य सेन आदि प्रमुख शासक हुए। हर जो भी हम पढ़ते हैं, कोई भी साम्राज्य पढ़ते हैं या कोई भी वंश पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ महान शासक निकलकर सामने आते हैं। तो ये कुछ महान शासक इनके काल में हुए थे। इसमें देवगुप्त के बारे में वर्णन करना अत्यंत आवश्यक है। अभी तथ्यों को जोड़कर आपको बताऊंगी कि ये देवगुप्त कौन था। कहते हैं कि महासेन गुप्त का ये पुत्र था, ये ही महासेन गुप्त इनका ये पुत्र था, और ये अत्यंत क्रूर शासक था। एक और क्रूर और अत्याचारी शासक हमारे सामने निकलकर आया जिसका नाम था देवगुप्त। मधुबन अभिलेख व बंसखेड़ा अभिलेख से हमें पता चलता है कि मगध व मालवा पर इसने विजय की थी। वर्धनों का शत्रु था। वर्धनों का शत्रु हर्षवर्धन, जो हर्षवर्धन राजा, अभी हम थानेश्वर के हर्षवर्धन राजा के बारे में पढ़ेंगे, ये उनका शत्रु था। अब शत्रुता कैसे हुई वो भी मैं आपको बताऊंगी। और गौड़ नरेश शशांक का ये पक्का वाला एकदम मित्र था, बहुत पक्का दोस्त उनका, किनका? शशांक। गौड़ नरेश शशांक का बहुत ही पक्का मित्र था। आगे देखते हैं तो कैसे कैसे इनकी शत्रुता हुई। अब हम वहां उस बात पर चर्चा करेंगे। तो राज्यवर्धन हर्ष के भाई का नाम है हर्षवर्धन, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। हर्षवर्धन के भाई राज्यवर्धन की कहते हैं देवगुप्त जो था, देवगुप्त ने शशांक के साथ मिलकर हर्ष की बहन के जो पति थे ग्रहवर्मा की हत्या की थी। इसी वजह से राज्यवर्धन को शशांक ने फिर उकसाया, और उकसाने के बाद राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। तो इस तरह से ये शत्रुता बढ़ती चली गई कि किसी की बहन के पति को यदि कोई मार दे तो फिर वो व्यक्ति तो उसका शत्रु ही बन जाएगा। तो यही शत्रुता का कारण था। इसके विषय में हमें इतनी ही जानकारी मिलती है। अब हम पढ़ेंगे आदित्य सेन के बारे में। ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था, अर्थात विष्णु का उपासक था। चीनी यात्री वांग हुएन तिसे 655 से 675 ईस्वी 2 बार यात्रा करी। इसके शासनकाल में इस चीनी यात्री ने 2 बार यात्रा की थी। तो एग्जामिनर आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि ये नया प्रश्न है। तो कौन सा ऐसा चीनी यात्री था जिसने आदित्य सेन के शासनकाल में यात्रा की थी, वो भी 2 बार की है यात्रा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके साथ साथ मंदसौर अभिलेख से हमें क्या पता चलता है कि इसने 3 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। 3 अश्वमेध यज्ञ आदित्य सेन के द्वारा कराए गए थे।
अब हम पढ़ेंगे कन्नौज के मौखरी वंश के बारे में। ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यही मौखरी वंश के राजा ग्रहवर्मा की हत्या किसने की थी? देवगुप्त और शशांक ने मिलकर की थी। तो मौखरी गुप्त वंश में सामंत के पद पर थे। सामंत ही बाद में इतने वर्चस्वशाली हो गए कि इन्होंने खुद का साम्राज्य खड़ा कर दिया। तो देखिए, उसका प्रमाण हमारे समक्ष है कि ये सामंत के पद पर थे और गुप्त वंश के पतन के बाद ये स्वतंत्र हो गए। इस बात की पुष्टि हमें कहां से होती है? बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित से हमें इसके बारे में पता चलता है कि ये इनके सामंत थे और इन्होंने पतन के बाद स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। संस्थापक इसके हरिवर्मा को बताया जाता है और प्रमुख शासक हुए आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्व वर्मा और ग्रहवर्मा। कन्नौज, इनके शासनकाल के समय कन्नौज जो था वो राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था। अब जो हर्षवर्धन था वो थानेश्वर का राजा था, परंतु बाद में उसने अपनी राजधानी को कन्नौज लाया था। तो इसका कारण पता है क्या था? कि उसकी जब पत्नी, उसकी जो बहन का पति जिसकी हत्या कर दी गई, ग्रहवर्मा, वो यही कन्नौज का शासक था। तो उससे वहां का भी साम्राज्य अपने आधिपत्य में लिया ताकि उसको भी सही ढंग से चलाया जा सके। अपनी बहन का साथ दिया। तो ईश्वर वर्मा को जौनपुर लेख में राजाओं में सिंह के समान कहा गया है। ये ईश्वर वर्मा इन्हीं के राजा हुए, इन्हीं के, जैसे मौखरी वंश का एक राजा हुआ, इसको राजाओं में सिंह के समान कहा गया। महाराज की उपाधि इन्होंने धारण करी। अब महाराज की उपाधि ये बिल्कुल स्पष्ट कर देती है कि ये सामंत थे। उस समय सामंत महाराज की उपाधि धारण करते थे। सर्ववर्मा प्रथम शासक था जो मगध के मौखरी आधिपत्य में लाया। सर्ववर्मा प्रथम शासक था जो मगध विजित किया था। सर्ववर्मा ने इसको कहा किसके आधिपत्य में लाया? ये मौखरी आधिपत्य में लाया। और सर्ववर्मा के बाद अवंती वर्मा राजा बना और इसी अवंती वर्मा के पुत्र ग्रहवर्मा का विवाह किसके साथ हुआ था? थानेश्वर शासक प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री के साथ में। और ये राजश्री हर्षवर्धन की बहन थी, जिनके विषय में इतने बार अभी हमने चर्चा की है कि इनकी ही पति ग्रहवर्मा की हत्या करेंगे। और कौन करेगा? देवगुप्त और शशांक। तो देवगुप्त और शशांक ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। और ये राजश्री हर्षवर्धन की बहन थी। तथ्यों को जोड़कर जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, ये सभी राजा, मौखरी वंश के राजा हो या गौड़ वंश के राजा हो, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इन्हें एक साथ आप जब सम्मिलित करके पढ़ेंगे तो आप इन तथ्यों को कभी भूल ही नहीं सकते। इसके बाद हम पढ़ेंगे बंगाल का गौड़ वंश, एक और क्रूर शासक के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो बंगाल का गौड़ वंश, प्रमुख शासक इसका शशांक को माना जाता है, जो कि एक शैव मतानुयायी था। सिक्कों पर इसके शिव और नंदी की प्रतिमा या शिव और नंदी की जो चिन्ह है वो अंकित है, जिससे हमें पता चलता है कि ये एक शिव का उपासक था। परंतु उसके साथ साथ ये अत्यंत क्रूर था और अत्याचारी किस्म का था। अब इसकी क्रूरता आपको अभी प्रकट होगी कि इसकी क्रूरता की जो सीमा थी वो कहां तक थी। कि बोध गया में इसने बोधि वृक्ष को कटवाया। वही बोधि वृक्ष जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी बोधि वृक्ष को किसने कटवाया? तो शशांक ने कटवाया। और बुद्ध के पद चिन्ह, एक पाषाण स्तंभ मिला था जिस पर महात्मा बुद्ध के पद चिन्ह बने हुए थे। उस पद चिन्ह को, उस पाषाण स्तंभ को इसने पाटलिपुत्र के मंदिर से उठाकर गंगा में फेंक दिया। इतना क्रूर शासक। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जब सत्ता परिवर्तन होता था, जैसे किसी का शासनकाल चल रहा था, उसका शासनकाल समाप्त हुआ, उसके बाद दूसरा राजा आया तो वो उसके कार्यों को खत्म क्यों कर देता था? अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए, उनको पुष्यमित्र शुंग ने नष्ट करा दिया। यदि वो 84,000 स्तूप आज उपलब्ध होते तो इतिहासकारों के पास कितने सारे जानकारी के स्रोत होते। वही बात करें नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय की, तो बख्तियार खिलजी का नाम हम कैसे भूल सकते हैं, जिसने उस पुस्तकालय को जला दिया। और ऐसा कहते हैं कि वो पुस्तकालय 6 महीनों तक जलता रहा। तो भारतीय संस्कृति का इतना सारा ऐतिहासिक स्रोत सारे जलकर राख हो गए। तो ऐसा, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है, ऐसा तो किसी को करना ही नहीं चाहिए था। परंतु जो भी परिस्थितियां रही, जो भी हुआ, तो इसने बुद्ध के पद चिन्ह का जो पाषाण स्तंभ था
उसको उठाकर गंगा में फेंक दिया और उसके साथ साथ बोधि वृक्ष को कटवा दिया। तो जो अभी वर्तमान में जो बोधि वृक्ष स्थित है वो बोधि वृक्ष नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने तपस्या की थी और ज्ञान की प्राप्ति की थी। अब वो बोधि वृक्ष अलग दोबारा लगाया गया था, ये वही है। अब आगे चलते हैं इसके बारे में। आर्य मंजूश्री कल्प, आर्य मंजूश्री मूल्य कल्प, इससे हमें पता चलता है कि ये बौद्ध द्रोही था। दो कृत्य इसके तो बिल्कुल बता देते हैं कि ये बौद्ध द्रोही था। इसके अलावा आर्य मंजूश्री मूल कल्प में इसे शब्दशः बौद्ध द्रोही कहा गया है। इसने बौद्ध अवशेषों को नष्ट किया, जी बिल्कुल नष्ट किया, हमें जैसा पता चलता है। और उसके साथ साथ समाधियों को नष्ट किया, विहारों को नष्ट कर दिया, जला दिया। और ऐसा भी सुनने में आता है कि इसने बिहारों में रहने वाले जो बौद्ध भिक्षु थे उनको वहां से भगा दिया था। अब ऐसा शासक, इसकी किसी को क्या जरूरत, क्या आवश्यकता है ऐसे शासक की? और इसकी हत्या कौन करेगा? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन इस शशांक की हत्या करेगा जिसने बोधि वृक्ष को कटवाया और पद चिन्हों वाला जो स्तंभ था इसको गंगा नदी में फेंकवा दिया। इसके सिक्के कैसे थे? सिक्कों पर हमें शिव की आकृति मिली है और उसके साथ साथ नंदी की आकृति मिली है। तो ये थे गुप्त काल के बाद जो साम्राज्य हुए उनके कुछ प्रमुख शासक जिनको हमने यहाँ पढ़ा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको जल्दी याद हो जाएंगे, कुछ इतना ज्यादा कठिन भी नहीं था, तथ्य बहुत सरल तथ्य थे। आप यदि इन्हें पढ़ने बैठेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। तो बने रहिए मेरी स्टडी के साथ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, आप लोग शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए और वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये आप ही के लिए लाभदायक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।